नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान पाठ 12 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है पादप मज्जन। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करें फिर वीडियो बिना टाइम को बर्बाद किए। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। दूसरा, ऐसे पुष्पों जिनमें केवल नर अथवा मादा में से कोई एक हो तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। तीसरा है परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन रिक्त स्थान कहलाता है। और बीज प्रकीर्णन द्वारा होता है, जल, वायु और कीट द्वारा होता है इसके अंदर। ये होगा निषेचन और ये होगा परागण। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उत्तर कन्फर्म करने के लिए। तो क में आ जाएगा कायिक प्रवर्धन, ख में एकलिंगी, ग में परागण, घ के अंदर निषेचन और च के अंदर पवन, कीट और जल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह रिक्त स्थान भरे जाएंगे। चलते हैं आगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और उदाहरण दीजिए। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां। पहली है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के अंदर क्या होता है? इसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन क्या है? ऐसा जनन जो पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, और इसका उदाहरण हो गया आलू, गुलाब, इसी विधि द्वारा उगाए जाते हैं। ख मुकुलन। तो इस प्रकार के में क्या होता है कि एक शरीर पर एक प्रवर्ध या उभार दिखता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। ठीक है, जब ये वृद्धि करता है, ठीक है ना, ऐसा कोई एक जीव है, ठीक है, छोटी सी उभार या वृद्धि, उस पर मुकुल कहते हैं। ये बड़ा होता है, फिर अलग हो जाता है, नया जीव बना लेता है, जैसे ईस्ट में होता है मुकुलन। ठीक है, खंडन। खंडन में क्या होता है कि इस प्रकार ये किन में पाया जाता है? सेवालों में पाया जाता है, और तेजी से वृद्धि और गुणन भी करते हैं। सेवाल जैसे स्पायर वगैरह में क्या होता है? एक सेवाल होता है, ये टूट जाता है 2-3 भागों में, और प्रत्येक भाग क्या है? नया स्पायर वगैरह बना लेता है। ठीक है, स्पायर वगैरह में होता है खंडन। ठीक है ना, टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नया स्पायर वगैरह या सेवाल बना लेता है। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। अगला बीजाणु निर्माण। ये किस में होता है? ये कवक में होता है और मांस में होता है। कवक एक याद रख लो, कवक पंजाई में होता है। ठीक है, और बीजाणु क्या होता है? ये अलैंगिक संरचनाएं होती है जो कई समय तक जीवित रहती है, ना कई समय तक जीवित रहती है। प्रतिकूल है ना, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी तब तक पड़ी रहती है कहीं, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह में। जब बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है, तब ये अंकुरित होकर नए जीव उत्पन्न करती है, जैसे कवक में होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति में दो जनक द्वारा होती है, एक नर होता है और एक मादा होती है। उस श्रेणी के पादपों तथा जंतुओं में ये पाया जाता है। ठीक है ना, कि इसमें क्या, दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मक। ठीक है, से होकर युग्मनज बनाते हैं। ये उच्च श्रेणी के पादप और जंतुओं में पाया जाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, जो बाद में क्या है? जीव बन जाता है। आगे चले फिर। चौथा प्रश्न है लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। लैंगिक जनन क्या है? इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में एक जनक है ना, एक पेरेंट भाग लेता है। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। ये एक लिंगी पादपों में होता है, जबकि ये द्विलिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों में भागीदारी इनमें नहीं होती, जबकि ठीक है, और निषेचन क्रिया नहीं होती, जबकि इसमें निषेचन क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती, जबकि इसके कारण विभिन्नता आती है। और नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो ये कुछ 3-4 अंतर हो गए। ठीक है, आप इसे सारणी बनाकर लिख सकते हैं। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, केवल एक जनक भाग लेता है, दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, एक लिंगी पादपों में होता है, एक द्विलिंगी पादपों में होता है। ठीक है, इसमें विभिन्नता नहीं आती, इसमें विभिन्नता आती है। इसमें अलैंगिक जनन में बीज नहीं उत्पन्न होते, जबकि लैंगिक जनन में बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। तो ये 4-5 अंतर इनमें हो जाएंगे। अगला 5वां प्रश्न है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों का नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो ये रहा फूल का चित्र। ठीक है, और जनन अंग कौन कौन से? एक तो है वर्तिका, ये स्त्री केसर है, एक है पुंकेसर। दो भाग होते हैं, ये पतले भाग है, ये है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, लंबा एक तो डेंटल होता है जिसे कहते हैं तंतुर, ये होता है परागकोश। और स्त्री केसर है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक ये लंबी डंडी होती है, इसे कहते हैं वर्तिका। आगे का भाग होता है वर्तिकाग्र, और ये फुला हुआ भाग होता है अंडा से, जिसमें होता है बीजांड। इसके अलावा ये जो रंग बिरंगे चटकीले रंगों के होते हैं, होती है पंखुड़ी। और ये जो हरा होता है हमेशा बाहरी आवरण, इसे कहते हैं बाह्य दल, और पंखुड़ी को दल भी कहते हैं। तो ये फूल की संरचना। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। छठा प्रश्न है स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना है। तो स्वपरागण क्या होता है? जब परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिका ग्रह या उसी पौधे के अन्य पुष्प आएगा यहाँ पर। ठीक है, पुरुष नहीं, पुष्प की वर्तिका अगर पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रम
बाह्य कारक वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है, विभिन्नताएं नहीं आती। यानी एक पौधा है, पौधे में बहुत सारे फूल हैं, एक ही फूल अभी थोड़ी देर पहले चित्र देखा, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, ठीक है ना। तो परागकण उसी परागकोश के क्या उसी फूल पर गिर जाएगा। एक ही पौधे में 3-4 फूल होते हैं, 10 फूल होते हैं, उसी पौधे के फूलों पर गिर जाए तो वह स्वपरागण होता है, और इसमें किसी बाह्य कारक वायु और जल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और इसमें विभिन्नता नहीं होती, एक ही पौधे पर फूल है, तो जैसा पहले का पौधा था नया पौधा भी वैसा हुआ, इसमें विभिन्नता नहीं आती। पर परागण क्या है, इसमें परागकोश में परागकण उसी स्पीसीज के, ठीक है ना, अलग पौधे पर गिर जाएगा। जैसे ठीक है ना, यहाँ पर एक पपीता का पौधा है, यहाँ पर एक पपीता का पौधा एक लिंग होता है, इसका इसमें चला जाए, ठीक है, नए पौधे पर गिरते हैं, ठीक है, बहुत सारे पौधे होते हैं, ठीक है ना। पपीता तो एक लिंगी होता है, वैसे भी अलग अलग होता है, लेकिन मान लो कोई द्विलिंगी बहुत सारे पौधे हैं, तो एक पेड़ यहाँ पर, एक पेड़ यहाँ पर, इस पेड़ का इस पर गिर जाएगा, तो कुछ लक्षण इसके, कुछ लक्षण इसके, नया जो पौधा बनेगा दोनों के लक्षण आएंगे, ठीक है। अलग पौधे की वर्तिका पर गिरता है, और ऐसा नहीं है कि ये पपीते का और ये आम का, पपीते का आम पर नहीं गिरता, आम का आम पर गिरेगा, पपीते का पपीते पर गिरेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है अलग पौधे के पुष्प के ना उसी स्पीसीज के, अलग पौधे की वर्तिका अगर पर गिरता है, यानी कि उसी स्पीसीज, यानी आम का आम पर और पपीते का पपीते पर। इस प्रकार में बाह्य कारक जैसे वायु जल आदि की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है पौधे पास पास हो, 3-4 किलोमीटर दूर भी स्थित हो सकते हैं, तो इसमें बहुत क्या है, तो कोई कीट भाग लेगा या कोई वायु द्वारा या जल द्वारा होगी। इस प्रकार में क्या विभिन्नता आती है, क्योंकि दो अलग अलग पौधे हैं, इसलिए कुछ लक्षण इसके होंगे और कुछ लक्षण इसके होंगे। 7वां प्रश्न है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो पुंगेश्वर क्या है, नर पुष्प का नर भाग होता है, इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और कुछ पतले तंतु भी बताया था, आगे का भाग परागकोश, पुतंतु, ठीक है। इसके 2 भाग परागकोश और पुतंतु होते हैं। परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, जिसमें नर युग्मक होते हैं। स्त्री केसर क्या है, पुष्प का मादा जनन भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का फूला हुआ भाग अंडा से, बीच की डंडी लंबी वर्तिका और आगे का भाग वर्तिकाग्र है, ठीक है। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, बीजांड में क्या होते हैं, मादा युग्मक या अंडाणु होते हैं। जब परागकण क्या वर्तिकाग्र पर गिरते हैं ना, वर्तिकाग्र पर आगे आकर गिरते हैं, तो परागकण में एक परागनलिका निकलती है, इस परागनलिका द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक के पास पहुंचता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या करता है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जैसे हमें अभी हमने चित्र देखा था, जैसे निषेचन की प्रक्रिया इसके अंदर समझे, इस चित्र के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक है पुंकेसर, ठीक है। यहाँ से परागकण गिरेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको कहेंगे परागण। इस प्रक्रिया को यहाँ से क्या नर युग्मक मुक्त होंगे और इसमें जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों नर और मादा युग्मक मिलेंगे, जिसको कहेंगे निषेचन, ठीक है। यहाँ से परागकण जाएंगे इस वर्तिकाग्र पर, वर्तिका में जाएंगे और इस अंडाशय में जाएंगे। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जहाँ के अंडाणु होते हैं वहाँ मिलते हैं, तो इसको कहते हैं निषेचन, ठीक है। आगे चलें फिर, ये प्रश्न हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हमने कर ही लिया। 8वां प्रश्न है, बीजों के प्रकरण की विधियां बताइए। तो पवन या हवा द्वारा। तो सही जन और जैसे कि द्विफल है, उसमें क्या है, पंख युक्त बीज पाए जाते हैं, घासों में हल्के अथवा आ के रोम युक्त, यानी आंकड़ों देखा, ठीक है, मारवाड़ में आंकड़ों कहते हैं। बहुत सारे एक बीज होता है, बीच में ऐसे पंख जैसा होता है, तो दूर उड़कर हवा के मदद से जाता है। या सूरजमुखी कैसे होते हैं, रोमयुक्त फल पवन के द्वारा उड़कर जाते हैं, तो ये ना पवन द्वारा ना हवा के द्वारा उड़कर जाते हैं ना, बीज है ना दूर दूर गिरते हैं। किसमें, सही जन्म होता है, द्विफल में होता है, घासों में हल्के बीज होते हैं, आग के कैसे रोमयुक्त बीज होते हैं, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल रोमयुक्त होते हैं, उसके भी सूरजमुखी के तो दूर उड़कर जाते हैं। जल द्वारा ना पानी में बहकर बीज दूर तक जाएंगे। कुछ पादपों के बीज क्या होते हैं, जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, प्रकीर्णन है ना फैलाना, दूर दूर फैल जाना, ठीक है। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतु में होते हैं। जो जल द्वारा जाते हैं वो कैसे होते हैं, स्पंजी और तंतु में होते हैं। क्यों होता है कि ताकि जल में गले नहीं, ताकि वह जल में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल में ऐसा होता है जल द्वारा, ठीक है। और बीज जंतुओं द्वारा भी होता है, यानी कुछ जंतुओं के बीज चिपक जाते हैं। जैसे कुछ पादपों में बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जैसे हुक जैसी रचना होती है, एक हुक जैसी रचना होती है, वो क्या जंतु के चिपक जाती है और दूर स्थानों पर जाती है। इसमें क्या किस में पाई जाती है, यूरेना में पाई जाती है, ठीक है ना, वो जंतु के चिपक जाती है और दूर जाती है। अब पोलम है और बी को मिलाना था 9% में, तो आपको ये मिलाया हुआ है, ठीक है ना। कली है ईस्ट में होती है, आँख है आलू में पाई जाती है। आलू होता है, आलू पर हरी हरी संरचना होती है, उसकी आँख होती है, उसको काट कर नया लगाए तो नया आलू उग जाता है। आलू वैसे क्या होता है, एक तना होता है, ठीक है। खंडन स्पायर वगैरह में पाया जाता है, एक सेवाल है, बीच बीच से टूट कर नया सेवाल बना लेता है। पंख में पिलम होते हैं, पंख युक्त बीज। बीजाणु किस में पाए जाते हैं, डबल रोटी की फफूंद जो है क्या है, कवक, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न आपको, इसमें क्या सही पर टिक लगाना है, ठीक है ना। तो पादप का जनन भाग कौन सा होता है, पत्ती होता है, तना होता है, मूल या पुष्प होता है। पुष्प होता है वो जनन भाग होता है, ठीक है। जनन किसके द्वारा, फूल द्वारा होता है। और ये तीनों क्या, ये तीनों कायिक भाग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर और मादा युग्मक के
युग्मक के युग्मन यानी आपस में मिलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण। तो वो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। जबकि परागण क्या है? परागण क्या है? परागकोश के जो परागकण है वर्तिका अगर पहुंचते हैं उसको कहते हैं परागण। ठीक है। जनन क्या है? जनन नर व मादा युग्मक मिलते हैं, नर व मादा युग्मक के बीच जो क्रिया होती है वो जनन होती है। बीज निर्माण है ना, बीजांड से बीज जो बनता है उसको कहते हैं बीज निर्माण। परिपक्व होने पर अंडाशय से क्या बनता है? तो अंडाशय से बनता है फल बनता है। ठीक है। बीज नहीं बनता, बीज बनता है बीजांड से। और पुंकेसर और स्थिर केसर में नहीं है, बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? पदक नहीं है, पादप आएगा। ठीक है ना, पादप जीव आएगा। ठीक है। तो वो क्या? डबल रोटी है, फफूंद है, ये एक तरह का कवक है। ठीक है। इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जबकि गुलाब नहीं है। आलू की आंख होती है। ठीक। और अगला है कि ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म करता है पत्ती द्वारा। एक ब्रायोफिल्म की पत्ती आपकी किताब दे रखी है, उसके छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती है, वो टूट कर फिर अलग होती है, तो वो नए पौधे का ब्रायोफिल्म का निर्माण कर लेती है। तो पत्ती द्वारा होता है, तने द्वारा, आलू में होता है, जड़ द्वारा भी नहीं होता, फूल द्वारा भी नहीं होता। ठीक है ना, ये एक तरह का एलिंगिक जनन है, कायिक जनन है। ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो लगा के साथ बताना जरूर।